हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज वन का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये टेस्ट सीरीज क्या चीज़ का चल रहा है? तो ये टेस्ट सीरीज डीआरडीओ का सेप्टम 10 का जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, जो स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन के लिए था, तो उसका टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं। और क्या चीज़ का? तो हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य ज्ञान का जो टेस्ट सीरीज है ये चल रहा है। तो इस पे पार्ट वन जो क्लास वन है पहले ही अपलोड है, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ये वीडियो देखने के बाद आप देखिए, लेकिन आप वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये आज का ये जो टेस्ट सीरीज फर्स्ट है उसका क्लास टू है, और किसका है? जनरल अवेयरनेस। तो आप लोगों को हम सिलेबस में बता दें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूज है? सर ड्राइवर का स्पेशल क्लास कराइए ना, डीआरडीओ वाला। सर फायरमैन का स्पेशल क्लास कराइए ना। तो हम आप लोगों को बता दें कि देखिए, जितना भी ये जो पोस्ट कोड है, जिसमें ड्राइवर भी है, फायरमैन भी है, यानी कि ड्राइवर प्लस फायरमैन प्लस स्टेनोग्राफर प्लस क्लर्क, ये जो चारों है ना, चारों पोस्ट का है जो सिलेबस सेम है। केवल जो जेटीओ है, देखिए जेटीओ का जो ऊपर वाला है वो सिलेबस अलग है, नहीं तो इसका जो सिलेबस है ये सेम है, जिसमें एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल स्टडीज है और जनरल इंग्लिश है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो जनरल अवेयरनेस लाए हैं। तो अभी क्या क्या चीज़ का टेस्ट सीरीज चला है? जनरल अवेयरनेस का। उसी तरह साथ में हम लोग जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, चारों का टेस्ट सीरीज चलाएंगे। ओके, और साथ में थ्योरी क्लास भी लाएंगे। ओके, तो आप लोगों अगर मतलब ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, देखिए इसमें जॉब इजीली आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि इसमें उतना भीड़ नहीं रहता। ये फॉर्म के बारे में लोग उतना जानते भी नहीं है, जानते भी है तो उतना अप्लाई नहीं करते हैं जितना एसएससी वगैरह में कर लेते हैं। तो अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा ना, तो एग्जाम से पहले हम ये चारों सब्जेक्ट का तैयारी इतना बेहतरीन तरीका से करवा देंगे ना, एग्जाम आपका निकल ही जाएगा। और सिलेबस सबका सेम है, इसलिए ये मत सोचिएगा सर आप स्टेनोग्राफर क्लर्क का पढ़ा रहे हैं क्या, आप ड्राइवर का पढ़ा रहे हैं। ड्राइवर वाले स्टेनोग्राफर वाला स्टूडेंट होगा वो बोलिएगा सर मैं ये वीडियो नहीं देखूंगा क्योंकि ड्राइवर का है। नहीं, सबका सिलेबस सेम है। देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जो पोस्ट कोड है, ये देखिए जो पोस्ट कोड है, तो पोस्ट कोड में ये जो सारा पोस्ट कोड है उसका जो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कितना टाइम का जो एग्जाम होगा, तो 60 मिनट का होगा। तो 75 क्वेश्चन सबका सेम यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा और जनरल इंग्लिश रहेगा। ओके, तो वही अनुसार हम ये कोर्स डिजाइन किए हैं, जिसमें चारों के, यानी कि ड्राइवर वाले भी यहाँ आराम से तैयारी कर सकते हैं, फायरमैन वाले भी, स्टेनोग्राफर वाले भी और क्लर्क वाले। लेकिन ये जो 0301 है इसका अलग सिलेबस है, जिसमें 40 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का और इंग्लिश का और 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी का पूछा जाएगा। उस ओके, तो इसका सिलेबस एकदम टोटली अलग है एक कोड का। और वो कोड कहाँ है? तो देखिए ये है ना 0301 जेटीओ, जिसको जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ बोलते हैं। ओके, ग्रुप बी का पोस्ट है, तो इसका अलग है। बाद बाकी जितना भी पोस्ट कोड है, देखिए ड्राइवर के अंतर्गत ही आ जाता है। ये देखिए व्हीकल ऑपरेटर या फायर इंजन ड्राइवर, तो ये दोनों ड्राइवर के ही अंतर्गत आ जाते हैं। इन इन दोनों के लिए भी ये कोर्स है। उसके बाद स्टेनोग्राफर, ये जितना भी जो पोस्ट कोड वाला जॉब दिख रहा है सबके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। आज जल्द ही हम जनरल इंग्लिश और रीजनिंग चालू करेंगे और एप्टीट्यूड। ओके, तो देखिए टेस्ट वन में हम लोगों ने क्या किया था कि टेस्ट वन में कुछ क्वेश्चन देखे थे जो कि सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज का था। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो कहाँ तक देख लिए थे? तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। कहाँ? देखिए ये सब देख चुके थे। देखिए ये सब देख चुके थे। तो आज हम लोग 32 से है। ओके, तो 32 से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए 32 क्या बोल रहा है? तो देश का पहला जैव गांव जो बायो विलेज है 10 कहाँ स्थित है? तो कहाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो ए फॉर आगरा।
मतलब ए हो जाएगा। ए क्या, यानी कि त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा में मतलब जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 गांव को जो है उसको एकदम जो रासायनिक उर्वरक है ना वो मुक्त कर दिए हैं। तो वहीं पे मतलब दसपरा मतलब नाम से जो जैव गांव है वहाँ पे रखा गया है। ओके, तो ये त्रिपुरा, यानी कि वहाँ पर जो खेती है वो एकदम प्राकृतिक तरीका से होता है। वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, जो रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ओके, 32 का क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 33 में क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुद्रास्फीति बोला जाता है। जो किसी अर्थव्यवस्था में जो सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि, सामान्य मूल स्तर जो रहता है ना उसमें अगर निरंतर वृद्धि वृद्धि होता है तो उसको मुद्रास्फीति बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन इस तरह तैयार किए, पहले क्वेश्चन देखेंगे और उसका मतलब पोल खोलेंगे, यानी क्वेश्चन का जो पोल खोलेंगे उसके आसपास क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या, देखिए किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या बोला जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी कि देखिए कोई भी वस्तु का कीमत में वृद्धि होता है लेकिन जो मुद्रा का है ना वो वैल्यू गिरता रहता है। लेकिन इससे क्या क्या हानि होता है तो वो हम लोग देखते हैं। देखिए हानि क्या क्या इस पर मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग इम्पोर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। जो मुद्रास्फीति का प्रभाव है क्या क्या है, तो देखिए उत्पादक वर्ग, जिसमें कृषक हो गया, उद्योगपति हो गया, व्यापारी हो गया, क्या बोलते हैं इन्हें, तो उत्पादक वर्ग बोलते हैं, को लाभ होता है। बिल्कुल सही है, जो उत्पादक वर्ग है वो उत्पाद करने वाले को लाभ मिलता है। उसके बाद क्या है, ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। जो ऋणी रहता है ना, जो ऋणी लेने वाला रहता है उसको लाभ मिलता है, लेकिन ऋणदाता रहता है उनको क्या हानि होती है। उसके बाद और क्या मतलब प्रभाव पड़ता है, निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। यानी कि इस पर मतलब बोल सकते हैं कि शेयर बाजार भी इस पे मतलब डिपेंड हो सकता है। ओके, तो एक निश्चित आय वाले जो वर्ग है उनको, जो निश्चित आय रखे हैं उनको हानि होता है, लेकिन जिसका जो आय है परिवर्तित होते रहता है उनको लाभ मिलता है। मुद्रास्फीति अगर मतलब क्या होगा, मुद्रास्फीति यानी कि कीमत के स्तर में वृद्धि होगी और मुद्रा में मूल्य गिरते है तो इसको क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो इसका प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्या है, 4 नंबर क्या है, समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है। धनी वर्ग और धनी यानी कि जो अमीर लोग रहते हैं ना वो और अमीर बनते चले जाते हैं, और जो गरीब लोग रहते हैं निर्धन वर्ग और निर्धन होता चला जाता है। जो गरीब रहता है वो और गरीब होते चले जाता है। ओके, क्योंकि देखिए मुद्रा का वैल्यू कमेगा, मुद्रा का वैल्यू तो कम गया, और यहाँ पे जो सामान है उसका जो मान लीजिए ये वस्तु है, वस्तु का कीमत बढ़ेगा और मुद्रा का वैल्यू गिरेगा, तो यहाँ पे क्या गरीब का नुकसान होगा ना। ओके, तो समझ रहे हैं, तो सेम वही है। उसके बाद देखिए क्या है, 5 नंबर क्या है, व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी होता है। व्यापार संतुलन जो प्रतिकूल है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, व्यापार संतुलन पर, क्योंकि आयात में क्या होता है, वृद्धि होता है, लेकिन निर्यात में कमी हो जाती है। आयात में वृद्धि होगी क्योंकि मान लीजिए यहाँ का क्या है कि जे सामान पर क्या है, जो कीमत बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ का क्या है, जो मुद्रा का जो वैल्यू है वो कम होते जा रहा है, तो फिर क्या होगा, जो आयात में तो वृद्धि होगा, यानी कि आयात में वृद्धि होगा लेकिन निर्यात में कमी दिखने को मिलती है। ओके, तो ये सब क्या है, मुद्रास्फीति का प्रभाव मतलब मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है इस पे। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 34 क्या है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लगता है। तो क्या बनने से लगता है, तो इसका आंसर बताइए। ABCD जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आप आंसर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, बी,
यानी कि फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण के बनने से लोहे की वस्तुएं पे जंग लगता है। चलिए ये तो आंसर देख लिए, क्या यहाँ से संतुष्ट है क्या? नहीं, हम लोग ये क्वेश्चन का एकदम पोल खोलते हैं। पोल खोलने का मतलब इसके आसपास जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारे मतलब देखेंगे, टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 34 का बी हो जाएगा, यानी कि लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण के कारण होता है। ओके, तो और देखते हैं इसके बारे में, ये तो समझ गए। उसके बाद देखिए लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब बोलिएगा सर ये तो बता दीजिए रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कोई ना कोई शिफ्ट में। उसके बाद देखिए रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ का हमेशा के लिए रूप, रंग और गुण बदल जाता है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि शादी होने से पहले लड़की का गुण और शादी होने के बाद लड़की का गुण, तो ऐसा वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि शादी से पहले उसका गुण कुछ और रहता है, लेकिन असली जो गुण रहता है वो शादी के बाद पता चलता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे उदाहरण के लिए देखिए दूध से दही बनना। क्या दूध से अगर दही बन जाता है फिर आप दही को दूध बना सकते हैं? नहीं ना, फिर क्या बनता है? मट्ठा बनता है। तो यह एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन, यानी कि एक अलग ही पदार्थ बन गया। उसी तरह देखिए मोमबत्ती को जलना, यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाली बात है ये क्यों एग्जाम्पल यहाँ पे डाला गया हम बता रहे हैं। मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना दोनों में अंतर है। अगर यही मोमबत्ती का पिघलना रहता तो वो भौतिक परिवर्तन रहता, लेकिन मोमबत्ती का जलना यानी कि ये जल गया। मोमबत्ती जल जाएगा तो उसमें मोमबत्ती जलने के बाद उठो तो फिर मोम बनेगा नहीं ना। वही पिघला हुआ मोम को आप किसी भी शेप में पुनः मोम बना सकते हैं। जो लिक्विड फॉर्मेट में पिघला के कर देते हैं उसको फिर सॉलिड में हम लोग यानी कि द्रव से फिर हम लोग ठोस में बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। ओके, उसके बाद देखिए लोहे में जंग लगना, जो कि यहाँ पे सही बात है, लोहे में जंग लगेगा तो फिर से उसी शेप में आप उसको, जैसे जंग लगा हुआ लोहा कोई ऐसा व्यक्ति है जो जंग लगा हुआ लोहा नहीं देखा होगा अभी तक जीवन में? मतलब अभी भी आसपास आपके बहुत ऐसा लोहा होगा जिसमें जंग लगा होगा, तो वो देखिएगा उसको फिर आप पुनः जो पहले नया में लाए थे वैसा बना सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बना सकते हैं। हाँ, उस पर पेंट करके उसका थोड़ा अलग देखते हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। तो देखिए लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है और जंग का सामान्य सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, H2O, एक्स अणुओं की संख्या पे डिपेंड करता है। तो ये है। ओके, लोहे में जंग लगना लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है, और ये भी पूछेगा देखिए यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे ये पॉइंट को हाईलाइट किए हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया है। लोहे में जंग लगना किसके कारण? फेरिक और हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है, और यह क्रिया कौन सा है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। और वही इसमें कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तीन इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? यह एक रासायनिक परिवर्तन है, और तीसरा क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। और एक बार ये भी देख लीजिएगा कि सूत्र क्या है। ओके, तो ये हो गया। हम आप लोग सोच रहे हैं क्या जे साइंस का एक स्पेशल क्लास ही ले आए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जो कि मतलब ये थोड़ा थोड़ा लाएंगे जो ट्वेल्थ में, मतलब ट्वेल्थ में आप नहीं ना पढ़ रहे, कंपटीशन वाला लाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एकदम ऐसा आपके दिमाग में घुसा देंगे ना कि रोड पे नाचने लगिएगा। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक स्पेशल क्लास उस पर लाएंगे। पहले ये हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, और प्रैक्टिस साथ में चलते रहेगा, ये बंद नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जाने रहिएगा तब ना वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो एकदम हिट, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन लगाइएगा। उसके बाद देखिए लोहे में जंग लगने से इसका वजन, वेट बढ़ जाता है। क्या होता है? वेट बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये लोहे में जंग लगने से क्या होता है, लोहे पे क्या इफेक्ट आता है? तो उसका वेट, जो वजन है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखिए उसमें जो ये देखिए जो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है
वो उसके ऊपर लेप, मतलब लेप टाइप के देखते हैं ना, जो भुरभुरा हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा मतलब जो ऑक्सीकरण हो जाता है, वो कारण उसका वेट बढ़ जाता है। नहीं मतलब अगर इसका प्रैक्टिकल करना है ना, तो एक लोहा छड़िया ला के और 20 दिन के लिए ऐसे ही मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मतलब एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिए, बाहर छोड़ दीजिए। पहले वेट कर लीजिएगा, जब नया में लाइएगा और जंग लगने के बाद उसका उसका वेट करिएगा, उसका मतलब वेट बढ़ा रहेगा। ओके, तो ये एक मतलब प्रैक्टिकल करने का चीज़ है, ये सब प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता का लेप किया जाता है। बिल्कुल सही है, जस्ता का लेप क्यों किया जाता है? ताकि ऑक्सीकरण ना हो और जो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है वो न बन पाए। ओके, तो इसलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण क्या बोलते हैं, याद रखिएगा एकदम। सारा जो ये पॉइंट दिए हैं ना, एकदम टॉप पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए ना बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन का पोल खोलते हैं, तो ऐसे पोल खोला जाता है। या जस्टीकरण कहते हैं, क्या क्या? गैल्वेनीकरण या जस्टीकरण, याद रखिएगा एकदम, दिमाग में घुसा लीजिए। जो लोहे में जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण या जस्टीकरण कहते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वो हो गया। अब अगला देखते हैं क्या है। तो अगला देखिए, मनुष्य का एक कवक जो मनुष्य का एक कवक जनजाति रोग, जो फंगस वर्ण मतलब जिसको बोलते हैं, जो कवक जनित लोग, जनजाति मत बोल दीजिएगा, कवक जनित रोग है, तो वो किसके कारण होता है? तो वो क्या होता है? रिंग बार्म। देखिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, रिंग बार्म मनुष्य में कवक जनित रोग है। क्या? रिंग वार्म है, जो कि मनुष्य में कवक जनित रोग है। तो रिंग वर्म का जो है, वर्म का जो सामान्य दाग भी कहा जाता है, जो गांव में देसी भाषा में क्या बोला जाता है? दाग हो जाता है, बोला जाता है ना, जैसे जल गया है, दाग हो गया है उसको, तो उसको हम लोग रिंग वर्म बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद ये किसके कारण होता है? तो ये देखिए, ट्रिकोपाइथन, यह ट्रिकोपाइथन माइक्रोस्पर्म एंड एपिडेर्मो पाइथन द्वारा होता है। किसके किसके? ये तीनों जो है, इस मतलब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, किसके कारण जो रिंग वर्म है, जो कवक जनित रोग है, ये किसके कारण होता है? तो कवक जनित रोग है वो, जो रिंग वर्म है, वो किसके कारण होता है? तो देखिए, ये है जो ट्रिकोपाइथन हो गया, माइक्रोस्पर्म हो गया, और इपिडेर्मो पाइथन के द्वारा होता है। ओके, तो उसके बाद देखिए, कलेरा, तपेदिक एवं प्लेग जीवाणु जनित रोग है। जो ये तीनों रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है, और ये जो कवक जनित रोग है, इसको रिंग वर्म बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए, 36 क्या है? किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? देखिए, 2022 पूछा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम करंट अफेयर का भी क्वेश्चन दिए हैं, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताए ना कि डीआरडीओ में आपका सिलेक्शन होगा, बस हमारे साथ एग्जाम तक बने रहिए। ओके, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। जो अरब देश है ना, वो है संयुक्त अरब अमीरात। ओके, तो ये हो गया। तो इसके देखिए, और ये कितने दिनों के लिए वहां पे रहे? तो 14 दिन के लिए। वहां का जो भी एक्टिविटी होगा, वो जो रोबोट है वो कैप्चर करके और दिखाएगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो जो 17वीं जो प्रवासी है, 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस शहर में भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंदौर। इंदौर कहाँ है? तो इंदौर मतलब जैसे इंदौर का नाम लेते हैं ना, तो मिनी मुंबई का नाम याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि इंदौर को ही मिनी मुंबई बोला जाता है। और इंदौर कहाँ है? तो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है क्या? नहीं,
वो इंदौर मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है क्या? नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है। ओके, और ये इंदौर है, वहाँ का एक शहर है जिसको मिनी मुंबई बोला जाता है। और इंदौर है जो अभी जो शहर के मतलब स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पे है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंदौर से इतना चीज आप याद रखिएगा। ओके, तो देखिए इसका आंसर इंदौर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। तो क्या सूचक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए क्या है? लाइकेन। क्या है लाइकेन? देखिए, जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है, तो ए हो जाएगा लाइकेन। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, इसका पोल खोलते हैं। ये क्वेश्चन है ना, उसका पोस्टमार्टम करते हैं कैसे। तो देखिए देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। किसका? कवक और शैवाल का सहजीवी। क्या? लाइकेन है जो कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक 10 माइक्रोन के कण है। जो वायु प्रदूषण का जो मुख्य, याद रखिएगा, जो वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारक है, जो 10 माइक्रोन का जितना भी छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो होते हैं। ओके, उसके बाद जल प्रदूषण के अनेक कारक है, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, भारी ठोस धातु के कण, कीटनाशक आदि। ये किसके? जल प्रदूषण के। लेकिन वायु प्रदूषण के जितने भी 10 माइक्रोन के छोटे छोटे कण है ना, वो सब है जो वायु प्रदूषण के कारक है। और सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक लाइकेन है, जो कि लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी है। उसके बाद देखिए, रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है। किस? रोसेला नामक लाइकेन से ही क्या? लिटमस पत्र बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एक जो भी मतलब एग्जाम होता है ना, उसमें सरकारी जॉब रिगार्डिंग जितना भी एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है। और उसके बाद ये भी देख लेते हैं साथ में, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। याद रखिएगा, अम्ल है अम्ल जो नीले को लाल, और क्षार है जो लाल को नीला में। और लिटमस पत्र जैसे रसेला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है। और लिटमस पत्र यहाँ पे क्या जादू होता है, जो मतलब जादू दिखाते हैं ना, कोई कोई पत्र ला के उस पर क्या होते हैं, कुछ लिक्विड डाल देते हैं, तो वो नीला रहता है, तो उसको क्या लाल दिखने लगता है। तो क्या होता है, जो लिटमस पत्र रहता है जो कि रोसेला नामक लाइकेन से बनाया जाता है, उस पर अम्ल डालिएगा तो क्या होगा, नीले को लाल कर देता है। और वही अगर क्षार डाल दीजिएगा ना, तो लाल को नीला में बदल देता है। ओके, तो ये सब जादू नहीं है, ये सब साइंस है, याद रखिएगा। तो और उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ओहो हो, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? मतलब ये तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, जो पर्यावरण रिगार्डिंग हो, जो मौसम से वगैरह रिगार्डिंग हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी कि 5 जून। 5 जून को क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट दिवस है वो जो पर्यावरण रिगार्डिंग है, तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे दिवस 23 मार्च को जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वही 26 नवंबर को अभी जस्ट मतलब गुजरा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वही 8 जून को जो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। वही 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, 10 नवंबर यानी कि शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है। तो क्या थीम है? तो 2021 जो विश्व पर्यावरण, उसकी थीम क्या थी? मतलब 21 हो गया ना, और 22 भी हो गया। तो इसकी पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली है, यानी कि ये पर्यावरण की थीम थी। और यही 2022 की क्या थी? तो 2022 की देखते हैं क्या है। केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ये 2022 का थीम था, जो 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसका थीम था। ये करंट अफेयर में पूछ सकता है। ओके, तो याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे हम ये जो ये पॉइंट है ये डाले हैं। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो 40 है, ये क्या है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी और सीधा बनेगा?
तो किस स्थिति में बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर डी होगा। डी क्या है, क्या बोल रहा है, देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण और फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो, फोकस और ध्रुव के मध्य, जो वस्तु है अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य हो, कैसे, फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, तब क्या होगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखते हैं फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए जैसे देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण पर फोकस और ध्रुव के मध्य हो तो क्या आभासी और सीधा प्रतिबिंब और दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा बनता है। चार जो टॉपिक है याद रखिएगा। और कहाँ देखिए, जैसे ये फोकस और ध्रुव के, ये एफ मतलब फोकस हो गया और पी मतलब ध्रुव हो गया, इसके मध्य में यहाँ पे है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। तो यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, तो देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और क्या सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब है सीधा, और वस्तु से ये इतना बड़ा वस्तु है और वस्तु से ये बड़ा बना ना प्रतिबिंब। तो देखिए ये सब प्रैक्टिकल चीज वाला एकदम देखिएगा ना तो दिमाग में घुस जाएगा। अगर केवल याद रख लीजिएगा, मतलब हम आए और क्वेश्चन ऐसे करवा दीजिए, इसका आंसर डी होगा, जब वस्तु अवतल दर्पण और फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो ये अभी याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में वो हवा हवा दिखेगा, हवा हवा दिखेगा तो याद नहीं ना रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिगर के माध्यम देखिए, फोकस है और ध्रुव है, इसके बीच में रखा हुआ है ये वस्तु, ये जो वस्तु है ये बीच में है, तो प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे सीधा बना, जो कि एकदम सीधा है, उल्टा नहीं है, आभासी है, जो कि एकदम आभासी है, और वस्तु से बड़ा है, इतना बड़ा वस्तु है और प्रतिबिंब इससे बड़ा है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए और क्या है, इसमें पॉइंट है जो याद रखने योग्य है। समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है सदैव यानी कि हमेशा आभासी और सीधा बनता है। लेकिन वही उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत से फोकस तक में कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक एवं उल्टा उल्टा बनता है। याद रखिएगा, जो दर्पण जैसे तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बताए ना, जब थ्योरी पढ़ाएंगे ना खून में घुसा देंगे साइंस। साइंस का मतलब स्टडी विथ क्रेजी गुरु। ओके, और ये हमारे टीम द्वारा जो पीडीएफ तैयार किया जाता है, ऐसे नहीं, हम उस पर काम करते हैं, उसके बाद पीडीएफ तैयार किया जाता है। ओके, टीम मतलब लगे हुए हैं, जो डीआरडीओ का जो चारों सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं बोल दिए, जो एप्टीट्यूड भी पढ़ा देंगे, रीजनिंग भी पढ़ा देंगे, उसके बाद और जीके जीएस भी पढ़ा देंगे और इंग्लिश भी। उस पर अभी काम चल रहा है, जल्द ही चारों का चारों क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और किस तरह पढ़ाई होता है वो तो देख ही रहे हैं। तो देखिए याद रखिएगा, जो समतल और उत्तल दर्पण है जो हमेशा सदैव आभासी और सीधा, और वही अवतल दर्पण पर हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। ओके, तो याद रखिएगा। और ये देखिए ये सब का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, कल का वीडियो में हम ग्रुप का लिंक देना भूल गए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम वो ग्रुप का लिंक जरूर दे देंगे। वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका जो भी पीडीएफ होगा हम वहाँ सेंड कर देंगे। ओके, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और उसका लाभ उठा सके, जो भी क्लास है। और उसके बाद जो एसएससी जीडी का भी तैयारी करते हैं ना, तो उसका भी क्लास इसी के समानांतर चल रहा है, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें हिंदी भी चल रहा है, जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ भी चल रहा है। ओके, तो और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।